नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग करेंगे 2021-22 का महत्वपूर्ण वार्षिकांक करंट अफेयर। ये करंट अफेयर, इसमें हम राष्ट्रीय घटनाक्रम की चर्चा करेंगे जो हम लोग ये लिए हैं एडुटेरिया का वार्षिकांक बुक से। तो आइए देखते हैं। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किए और इसका आयोजन केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा फिक्की ने दोनों संयुक्त रूप से किया। इसका मुख्य उद्देश्य था पेट्रोकेमिकल एवं रसायन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना। जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया। भारत जल सप्ताह कब से कब आयोजन किया गया? तो 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में, और उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। इस वर्ष इसका विषय था सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर भागीदार देश रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के केवड़िया, जिसका नाम अब हो गया एकता नगर, भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मियावाकी वन का भी उद्घाटन किया। मियावाकी वन जो है सो ये जापानी तकनीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। मानगढ़ धाम ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों को स्मारक है। बेंगलोर में इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम तथा सीमा धुंडिया को आईजी नियुक्त किया गया है। इसमें सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया। सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम मेघालय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम मेघालय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाना। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने तथा बेचने का अवसर दिया गया। निवेशक दीदी पहल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा जम्मू कश्मीर में निवेशक दीदी पहल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किया गया। यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय के खासी हिल्स यानी खासी पहाड़ी में स्थित मौमलुह गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी। प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि मौमलुह गुफा कहाँ है? तो मौमलुह गुफा कहाँ है? मेघालय के खासी पहाड़ी में, जहाँ पे क्या किया यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने वो पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल को भारत के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किया। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा
नवंबर 2022 में वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल समागम का आयोजन किया जाएगा। यानी कि अब हो चुका है काशी तमिल समागम, जिसका उद्देश्य क्या था? तमिलनाडु और बनारस के बीच प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की खोज करना। महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुंबई में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से प्रवासी लाभार्थियों को ट्रैक कर उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। रोजगार मेला भर्ती अभियान। रोजगार मेला भर्ती अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। रोजगार मेला भर्ती अभियान का उद्देश्य दिसंबर 2023 तक केंद्र सरकार के 38 विभागों में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल से जल की आपूर्ति करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी अभयारण्य तराई हाथी रिजर्व के स्थापना को मंजूरी दी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमियों ने भाग लिया और अपने व्यंजन प्रस्तुत किए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के क्रियान्वयन के लिए फीफा तथा भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ समझौता किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भारत में ताइवान के राजदूत बॉशुन गेर ने किया। 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में C-295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। यह पहली बार है जब किसी निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की। इसके तहत आवासीय संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति कर पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक नए बाघ अभयारण्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है। यह संग्रहालय केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा संचालित एक्वा पार्क का हिस्सा होगा। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन किया गया, जो गुजरात के केवड़िया में समाप्त हुआ। इसका उद्देश्य फिटनेस के लिए लोगों में पैदल चलने की आदत को प्रोत्साहित करना था। फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत 2020 में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसका उद्देश्य स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन महिमा रिसर्च फाउंडेशन तथा शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई 369 फीट है, जो 20 किलोमीटर की दूरी तक दिखाई देती है। हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। ये 4 सदस्य इस प्रकार हैं: पीटी उषा खेल से हैं, इलैया राजा संगीत के क्षेत्र से हैं, वीरेंद्र हेगड़े ये एक आध्यात्मिक गुरु हैं, इनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र से चुना गया है,
के.वी. विजयेंद्र प्रसाद ये फिल्म निर्देशक हैं। कला के क्षेत्र से इनको चुना गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पहली बार जेल लोक अदालत की शुरुआत की। इस अदालत में मामूली विवाद तथा अपराध का त्वरित निपटान किया जाएगा। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की शुरुआत की है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर लेह लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने कृषि उद्यमों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सफल नामक क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। उड़ीसा सरकार ने सफल नामक क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। किसके लिए? कृषि उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए। हाल ही में मुंबई में विश्व मसाला कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। इसमें 50 मसाला उत्पादक देशों के 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य मसाला कृषकों तथा व्यापारियों को इस क्षेत्र में प्रगति के लिए विचार करना था। अयोध्या महोत्सव में 15 लाख मिट्टी के दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के उन्नत संस्करण वंदे भारत 2.0 की शुरुआत की गई। वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम था ट्रेन 18। भारत के चुनाव आयोग द्वारा ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से 1 साल का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा विकसित महिला उद्यमियों के लिए बनाए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को लॉन्च किया। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा ऑनलाइन जुए का निषेध एवं ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24 घंटा सातों दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण जी की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित 850 करोड़ की लागत से महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता अगरतला एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया गया। इसे बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और हिंडाल्को द्वारा विकसित किया गया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के 12 जिलों में अफस्पा कानून को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अफस्पा कानून आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में महाराष्ट्र में 1.26 मिलियन और तमिलनाडु में 1.23 मिलियन विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी। पहला स्थान पर विदेशी पर्यटक के रैंक में महाराष्ट्र और दूसरा तमिलनाडु। केरल राज्य का पुलुमपारा पंचायत देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत बन गया। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जैसलमेर में 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया। अक्टूबर 2022 में हरियाणा के मानेसर में SCO आतंक विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें पाकिस्तान ने भी लिया। संघाई सहयोग संगठन। हरियाणा सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए दुबई सरकार के साथ समझौता किया। तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में स्थित कदऊर को पतला लॉरिस यानी स्लैंडर लॉरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है।
भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले में दीसा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी। एलआईसी के द्वारा धन वर्षा योजना लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है एक व्यक्ति बचत जीवन बीमा योजना। एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है। एलआईसी के द्वारा धन वर्षा योजना लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने हाल ही में राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया। मानिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे, अब नहीं हैं। अभी त्रिपुरा में चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव चल रहा है। अब नए मुख्यमंत्री जो बनेंगे। दिए जलाओ पटाखे नहीं, दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसका उद्देश्य है प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए। दिल्ली सरकार एक और अभियान चलाई है, एंटी डस्ट अभियान। एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया, जिसका उद्देश्य है निर्माण स्थलों पर प्रदूषण मानदंडों के अनुपालन के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सशस्त्र बल कोष में योगदान के लिए मां भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया। मध्य प्रदेश हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट के तहत केरल के एर्नाकुलम में 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप यानी ईमानदारी की दुकानें खोली गई। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा लक्षद्वीप के 2 समुद्री तटों मिनिकॉय-थुंडी और कदमत तट को ब्लू फ्लैग सम्मान प्रदान किया गया। भारत में अब 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं। असम सरकार द्वारा भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम अभियान लॉन्च किया गया। भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम असम सरकार द्वारा, जिसका उद्देश्य किसानों कंपनियों को जंगल के बाहर वृक्षों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए साथ लाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया। सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन चक्र चलाया गया, जिसका उद्देश्य था वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कला, विज्ञान, दर्शन आदि से संबंधित शिक्षा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या लॉन्च किया। इसे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया। हाल ही में लोक उद्यम विभाग ने REC, जिसका पहले नाम था ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, को भारत के 12वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। उत्तर पूर्व भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 24 से 27 सितंबर 2022 तक वर्चुअल सम्मेलन सिम्फोने का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। इसका उद्देश्य पर्यटकों को होने वाली समस्याओं को दूर करने पर विचार करना था। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों की जान बचाने के लिए उत्तरी सिक्किम में अपना पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया। हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाया जा रहा है। यहाँ 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन कलाकृतियों को रखा जाएगा। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण को दूर करने तथा बच्चों एवं महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना। गुजरात के हजीरा में रिलायंस इंडस्ट्रीज
भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगा। अगले 5 वर्षों में इसमें 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। इस वर्चुअल स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ सकते हैं जो स्कूल आने में सक्षम नहीं है या जिनके माता पिता लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते। हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया CERT सर्ट 1 ने 13 देशों के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य साइबर हमलों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाना। HDFC बैंक ने गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स वैन की शुरुआत की। यह वैन बिना बैंक वाले गांव में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया और यह डैम 411 मीटर लंबा है, 3 मीटर ऊंचा, 400 मीटर चौड़ा। 68वें BPSC के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। फल्गु नदी पर गया में सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन नीतीश कुमार किए हैं। यह डैम जो है सो कितना मीटर लंबा है? 411 मीटर लंबा। चौड़ाई इसका है 400 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर ऊंचाई है। मेघालय सरकार ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल निवासियों की सुरक्षा हेतु ऑनलाइन डेटा से खुफिया जानकारी एकत्रित करेगा। गुजरात सरकार ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराना। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया ने अगले 5 वर्षों के लिए विहान.AI नामक योजना तैयार की। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी को 30% तक लाना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। अंडमान निकोबार के सभी गांवों को हर घर जल का प्रमाणीकरण प्राप्त है तथा यह ODF+ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति की शुरुआत की। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों में मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर देना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस संयंत्र की क्षमता 270 मेगावाट है, जो प्रतिदिन 20,000 सेल का उत्पादन कर सकता है। नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड हमेशा अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पर्यटकों का आकर्षक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भारतीय नौसेना के लिए नए राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया, जो छत्रपति महाराज शिवाजी की मुहर से प्रेरित है। इस ध्वज को निशान नाम दिया गया है। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने पुणे में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फसल सुधार के लिए कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन शुरू किया। इसके तहत देश में प्रौद्योगिकी तथा नवाचार आधारित कृषि पर जोर दिया जाएगा। हाल ही में उड़ीसा राज्य आदिवासी समुदायों पर उनकी पुरानी परंपराओं के दस्तावेज के लिए ज्ञान कोश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इसमें 62 जनजाति संप्रदायों का उल्लेख है। गुजरात के भावनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का पहला कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का शिलान्यास किया। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित होगा, जिसकी लागत लगभग 4,000 करोड़ होगी। 27 सितंबर को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टॉयकथॉन प्रतियोगिता लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य खिलौनों के निर्माण में कचरे के उपयोग को प्रोत्साहित करना था।
15 से 16 सितंबर को नई दिल्ली में इनसाइट 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। इसका उद्देश्य निजी वाहनों के उपयोग में कमी लाने का प्रयास करना तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग पर बल देना था। एल्विस अजी हजारिका उत्तर पूर्वी भारत उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज तैराक बन गए। नीति आयोग ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत में माल विद्युतीकरण में तेजी लाना। अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी चौकी किबीथू सैन्य चौकी का नाम पूर्व जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। भारत में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअली रूप से स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने संबोधित किया। इसके तहत अंगदान के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाले मार्ग राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। त्रिपुरा में स्थित दासपारा गांव में रासायनिक खादों के उपयोग को कम कर उसे प्रकृति आधारित जीवन शैली में बदल दिया गया। इसके साथ ही यह भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव बन गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इसका उद्देश्य परिवहन प्रणाली को बेहतर करके देश की अर्थव्यवस्था के विकास पर विचार विमर्श करना। 10 सितंबर से 11 सितंबर को अहमदाबाद के साइंस सिटी में केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करना। 7 सितंबर को कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों से होकर गुजरी, जिसे 119 यात्री 150 दिन में पूरा किया, और इसका उद्देश्य पूरे भारत को एकजुट करना है। एकजुट हुआ कि नहीं, अब यात्रा तो पूरी हो चुकी है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने तमिलनाडु में कोयम्बटूर एनएक्सटी पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य कोयम्बटूर शहर को अत्यधिक आकर्षक और जीवंत स्थल के रूप में विकसित करना है। गुजरात सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर तथा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया। केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा 2021 में शुरू किया गया शून्य अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए नई दिल्ली में शून्य फोरम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देना है। HDFC बैंक NESL के सहयोग से इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया। इससे ग्राहकों के समय की बचत होगी तथा सुरक्षा की अधिक गारंटी होगी। तेलंगाना में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला इंदौर भारत का पहला स्मार्ट शहर बन गया है। अब यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का अपना डिजिटल एड्रेस होगा, जिससे एक कोड के जरिए घर का लोकेशन मिल जाएगा। बिहार सरकार ने स्कूलों में छात्रों के बैग का बोझ कम करने के लिए नो बैग डे की शुरुआत करने की घोषणा की है। साथ ही सप्ताह में कम से कम एक दिन अनिवार्य खेल पीरियड को भी लागू करेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा, जो 10,000 एकड़ में फैला होगा। इसका उद्देश्य हरियाणा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करना है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की। हाल ही में चीन सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए छाता नामक वर्षा जल संचय योजना की शुरुआत की है।
राजस्थान के झुंझुनू जिला में विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। इस केंद्र में देश भर के विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को संस्कार सिखाए जाएंगे। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा ऊर्जा दक्षता पर बल देना है। हाल ही में उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ की शुरुआत की। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देना है। उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव हर घर में RO का जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला गांव बना। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई-अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों का निपटारा करने में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 28 सितंबर से 29 सितंबर को वाशिंगटन DC में पहला US प्रशांत द्वीप देश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 12 प्रशांत द्वीपीय देशों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। ये पूरे साल का 2021-22 का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम है। आज इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में शेष घटनाक्रमों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।